जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद का वीडियो। जो अनुच्छेद इम्पोर्टेंस है वही हम डिस्कस किए हैं और ये मेरा एपिसोड का 5वां एपिसोड है। इससे पहले 4 जो पार्ट है ये हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। ये वाला पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद जो है पीछे का 4 पार्ट आप जरूर जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। आपको पूरा का पूरा संविधान का जो 395 अनुच्छेद है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। और ये अनुच्छेद का इतना महत्व है जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। इससे पहले जो है 262 से पहले अनुच्छेद 262 आपको दिख रहा होगा। इससे पहले का जो है अनुच्छेद हम इससे 4 पार्ट जो पहले अपलोड हुआ है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो जो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद यहाँ पे हम लोग देखते हैं 262। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आपको अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, यानी कि कभी 2 राज्य के बीच में जो जल, जैसे कोई नदी है एक राज्य से दूसरे राज्य आपको जाती है, उस जो जल का बंटवारा होता है, जल का बंटवारा होता है, तो ये आपको अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आपको ये बंटवारा होता है। एक राज्य और 2 राज्य के बीच में जल का बंटवारा जो होता है नदियों और नदी के जल के बारे में। उससे आगे का अनुच्छेद है दोस्त अनुच्छेद 263। 263 में हम लोग देखते हैं जो अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन होता है। जो अंतर्राज्यीय विकास परिषद होता है, एक राज्य दूसरे राज्य का जो सीमा में लगता है, बॉर्डर लगता है, या कोई जैसे बस टर्मिनल हो गया या रेलवे टर्मिनल, इस टाइप का कुछ जो एक राज्य से दूसरे राज्य को हाईवे से रिलेटेड हो गया, ये आपको विकास करने के रिलेटेड जो प्रावधान है अनुच्छेद 263 में आपको देखने को मिलता है। 263 अनुच्छेद के ही अंतर्गत ये आज के डेट में एक राज्य दूसरे राज्य को जो हेल्प करता है या कुछ निर्माण करता है, दोनों राज्य मिलकर गठन करके विकास करता है, ये अनुच्छेद आपको 263 के अंतर्गत ही होता है। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 266। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 जो है आपको संचित निधि के बारे में बात करता है। संचित निधि समझते हैं? संचित निधि उसको बोलते हैं जो आपको क्या बोलते हैं, राज्य और केंद्र, एक मिनट डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, सॉरी। अनुच्छेद 263 जो है आपको 266 जो है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस है, संचित निधि के बारे में बात करता है। इसके अंतर्गत आपको जो है जो राज्य होता है या क्या बोलते हैं संघ होता है, केंद्र होता है, उसमें जो है आपको जीएसटी हो गया, आयकर हो गया, इस सब का जो धन जाता है उसका संचयन जो होता है, किसी भी प्रकार का टैक्स जाता है हमारे सरकार के पास, उसका जो संचयन हो वो अनुच्छेद आपको 266 के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसको आप जरूर रखिएगा। जो संचित निधि जो है आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है, तो संचित निधि आपको अनुच्छेद 266 में के अंतर्गत होता है। कोई भी आपको धन को संचयन करने का काम किया जाता है अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। इसके बाद का जो अनुच्छेद है दोस्त अनुच्छेद 267, ये आकस्मिकता निधि है। ये एक ऐसा निधि होता है जैसे कोई भी टोल टैक्स या किसी भी प्रकार का टैक्स जो है आपको केंद्र सरकार के पास जमा होता है, तो वो संचयन निधि में जाता है। और ये जो आकस्मिक नीति है इसके अंतर्गत आपको संसद से मिलकर कानून बनाया जाता है धन को संचयन करने के लिए, लेकिन जब इस धन को निकालना रहता है आपको राष्ट्रपति जी का अनुमति लिया जाता है या तो फिर आपको वित्त आयोग का अनुमति लिया जाता है, तब जाके ये आपको आकस्मिक निधि का जो पैसा होता है, धन संचयन रहता है, वो आप निकाल पाते हैं। लेकिन इसका कानून जो बनता है आपको संसद के द्वारा ही बनाया जाता है, संसद के अंतर्गत बनाया जाता है। उससे आगे का अनुच्छेद है दोस्त आपको अनुच्छेद 269।
269 जो अनुच्छेद है दोस्त, ये है संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। जैसे मान के चलिए कोई जैसे टोल टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कोई भी आयकर हो गया, टैक्स हो गया, वो टैक्स जो है आपको केंद्र सरकार के पास जाती है। तो केंद्र सरकार के पास जो जाती है वो टैक्स, वो फिर वो केंद्र सरकार हर एक राज्य को उस टैक्स का हिस्सा देती है। तो जो हिस्सा जो केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को बांटती है उस टैक्स के बारे में, टैक्स का पैसा, उसी का जो जिक्र है आपको अनुच्छेद 269 में देखने को ये जिक्र है। अनुच्छेद 270 जो है संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच का वितरण के बारे में भी इसमें बात की है। जो कुछ संघ एकत्रित किया है, तो ये आपको राज्य के अनुच्छेद 69 और 70 लगभग दोनों सेम है। आपको इसमें धन, इसमें ऊपर वाले में धन को संग्रहित किया जाता है, राज्यों को सौंपा जाता है, और इसमें 270 वाले में उसका वितरण किया जाता है। उससे आगे का अनुच्छेद है, बहुत ही इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, ध्यान से देखिएगा इस अनुच्छेद को और बने रहिए हमारे वीडियो में यदि आपको गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है तो। अनुच्छेद 280 है जो वित्त आयोग के बारे में बात करता है। यदि कोई धन को संचय, इससे पहले वाला अनुच्छेद सब हम लोग पढ़े हैं, धन का संचयन करने के लिए, आकस्मिक संचयन करने के लिए, तो ये जो कोई भी धन हम लोग संचयन करते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत, क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार के अंतर्गत, उसके लिए वित्त आयोग होता है। सारा धन संचयन करने का जिम्मेवारी होता है आपको वित्त आयोग का। जो अनुच्छेद आपको वित्त आयोग के बारे में बात किया गया है, वित्त आयोग जो बनाया है धन संचयन करने के लिए, ये वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बात किया गया है, तो 280 में आपको ध्यान करके रखना है। उसके आगे को क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 281। अनुच्छेद 281 जो है वित्त आयोग का सिफारिश है। जो वित्त आयोग होते हैं उनके सिफारिश के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद। वित्त आयोग अपना सिफारिश यानी कि राय मशुरा दे सकता है, जो ये करना है, ऐसे करना है, ये करना है धन का, है ना, वो आपको अनुच्छेद 281 में देखने को मिलता है। सबसे इंपोर्टेंस आपको ये देख लीजिएगा, अनुच्छेद 292 में आपको दोस्त क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 292 जो है इसमें आपको भारत सरकार द्वारा उधार लेना। यदि कोई राज्य है चाहता है केंद्र सरकार से हम उधार लें, तो वो आपको अनुच्छेद ले सकता है, लेकिन वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेगा, अनुच्छेद 292 के अंतर्गत। अब देखते हैं अनुच्छेद जो है 293, ये राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। वो भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ये किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना 293 में। उससे आगे का अनुच्छेद दोस्त है आपको अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 300 है सीधा संपत्ति का अधिकार। जो हमारे यहाँ पे संपत्ति का अधिकार है, ये आपको किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद आपको 300 के अंतर्गत देखने को मिलता है, संपत्ति का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 300। उसके आगे का अनुच्छेद हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301 जो है आपको व्यापार, वाणिज्य और समागम के स्वतंत्रता के हैं, यानी कि आप व्यापार का पूरे के पूरे आपको स्वतंत्रता है, कहीं पे भी जाके आप व्यापार कर सकते हैं, भारत के अंदर किसी भी कोना में व्यापार, वाणिज्य, समागम ये सब कर सकते हैं। व्यापार करने के लिए छूट है, क्या बोलते हैं, देश के किसी भी कोना में आप कर सकते हैं। उसके बाद का अनुच्छेद है अनुच्छेद 309, राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों के भर्ती और सेवा शर्त, यानी कि राज्य में सरकार के अंतर्गत जो कुछ भर्तियां होती है और उसका क्या है सेवा करने का, उसका क्या काम है, ये आपको अनुच्छेद 309 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 310 तो जो है दोस्त, इस संघ और राज्य की सेवा करने का व्यक्तियों का पदावधि है, यानी कि जो केंद्र में काम कर रहा है सरकारी नौकरी पे, चाहे राज्य में काम कर रहा है सरकारी नौकरी पे, उस व्यक्तियों का पदावधि यानी कि उसका कितने दिन का अवधि होता है, ये अनुच्छेद आपको कितना दिन का अवधि होना चाहिए, कि जैसे 60 का रिटायरमेंट होता है, किसी में 62 का रिटायरमेंट होता है, तो वो चीज डला हुआ है अनुच्छेद आपको 310 में। अनुच्छेद ये जो है 313 बहुत ही इंपोर्टेंस है एग्जाम के हिसाब से, संक्रमणकालीन उपबंध, यानी कि जब कोई अचानक, जैसे अभी हाल फिलहाल में आपको कोरोना वायरस हुआ था, कोरोना हुआ था, तो कोरोना के कारण जो है, जो संक्रमण एक बीमारी है, कोरोना एक संक्रमण बीमारी थी, वायरस थी, तो इस कंडीशन में
जो उपबंध है यानी कि व्यवस्था किया जाए किसी भी प्रकार का, यदि आपके पास संक्रमण का साया आता है देश पे, तो उसका जो उपबंध करना रहता है वो अनुच्छेद आपको 313 में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो है अनुच्छेद हम लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 315 जो है राज्य संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि जो संघ है यानी कि केंद्र सरकार है, राज्य है यानी कि राज्य है, उसके लिए आपको लोक सेवा आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 315 में, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, या इस टाइप का जो पीएससी सर्विस होता है उसका जो जिक्र है आपको अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 316 जो है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, जो लोक सेवा आयोग में जो क्या बोलते हैं सदस्य का नियुक्ति होगी और उसका पदावधि कितने दिन की अवधि होगी, ये सारा जिक्र है आपको अनुच्छेद 316 में। अनुच्छेद 317 में है, अनुच्छेद 317 में जो है लोक सेवा आयोग का किसी भी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित करना जाना, यदि कोई कारणवश यदि कोई घूस लेते या इस टाइप के कंडीशन में यदि पकड़ा जाता है तो उसको जो निलंबित किया, सस्पेंड किया जाता है या हटा दिया जाता है, तो अनुच्छेद आपको 317 के अंतर्गत ये प्रावधान है। उसके बाद है अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग का कित्र, यानी कि लोक सेवा आयोग का जो है क्या काम होता है, ये आपको अनुच्छेद 320 में पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं इससे आगे का अनुच्छेद। इससे आगे का अनुच्छेद जो है आपको 323 है। 323 जो अनुच्छेद है दोस्त, आपको प्रशासनिक अधिकरण, यानी कि प्रशासनिक जो अधिकरण होता है, जो लोक सेवा आयोग होता है, उसका क्या क्या अधिकरण है, उसका क्या क्या चीज पे उसका हक है, काम करने का जिम्मेवारी है, वो आपको अनुच्छेद 323 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 323 में एक और होता है अन्य विषयों का भी अधिकरण, यानी कि प्रशासनिक से लेकर के और अन्य विषय भी उसके अंतर्गत आता है, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत, जो आपको उसका अधिकरण, इसका काम के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 324 जो है आपको निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के निर्वाचन आयोग में निहित जो निर्वाचन होता है उसके बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 324 में। खैर 324 तो उतना नहीं है हमारे एग्जाम के हिसाब से, फिर भी देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 329 जो है दोस्त निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालय हस्तक्षेप। हाँ, ये आपको जरूर इंपॉर्टेंस है। 329 जो जैसे किसी भी प्रकार का निर्वाचन होता है तो उसमें जो है न्यायालय का हस्तक्षेप जरूरी है, वर्णन है इसको। जो न्यायालय कभी आप सुनते हैं जो कोई प्रचार कर रहा है, आपको जो नियम, चुनाव का नियम बना है उसको उल्लंघन करते हुए उस कंडीशन में न्यायालय उस पर एक्शन लेता है, तो उस ये जो अधिकार न्यायालय को दिया गया है वो आपको अनुच्छेद 329 के अंतर्गत दिया गया। और इसके बाद जो है अनुच्छेद दोस्तों है आपको अनुच्छेद 330। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आकलन, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कितना सीट होना चाहिए लोकसभा में, इसके बारे में आपको वर्णन किया गया है अनुच्छेद 330 में। ये आपको जरूरी है, ये जरूर आपको याद रखना 330। उसके बाद का अनुच्छेद है 331, ये भी आपको इम्पोर्टेंस ही है। लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। आंगल जो भारतीय समुदाय होता है इसको भी आपको लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने को अवसर दिया जाता है, उनको भी मौका दिया जाता है। लेकिन ये मौका जैसे दो जो है एंग्लो इंडियन जो है आपको हर एक बार मनोनीत करके हमारी लोकसभा में लाया जाता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? आप लोग सुनते हैं ना, दो लोकसभा सांसद को मनोनीत करके लाया गया एंग्लो इंडियन का, तो ये आपको अनुच्छेद 331 के अंतर्गत उनको जो है मनोनीत करके लाया जाता है।
उसके बाद का अनुच्छेद है दोस्त 332। 332 जो है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति स्थानों का आरक्षण। जो विधानसभा है, इससे पहले वाला जो पढ़े थे वो राज्यसभा ये पढ़े थे लोकसभा का, अभी का जो है आपको विधानसभा है। तो विधानसभा यानी कि विधायक वाला में उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कितना आरक्षण है, कितना सीट है, वो आपको अनुच्छेद 332 में देखने को मिलता है। उसके बाद जो अनुच्छेद है आपको, उसके बाद का जो अनुच्छेद है दोस्त, अनुच्छेद आपको 333। जो अनुच्छेद 333 है, राज्य के विधानसभा में अंगल समुदाय का प्रतिनिधित्व, वो था आपको लोकसभा में। ये आपको अनुच्छेद 333 याद रखिएगा। राज्यसभा में, राज्य की विधानसभा में अंगल समुदाय का प्रतिनिधित्व आपको किसके अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है? आपको अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। इसके बाद का ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल आपको इसको सोते जागते याद रखना है। अनुच्छेद 343 संघ का परिभाषा है इसमें दोस्त। संघ का परिभाषा यानी कि जो हमारे केंद्र होते हैं उनका परिभाषा है, यानी कि हमारे देश का परिभाषा है, संघ का परिभाषा है इसमें आपको अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। उसके बाद का जो अनुच्छेद है दोस्तों 344, ये आपको राजभाषा के संबंध में आयोग की, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। जो हमारा राजभाषा होते हैं उसमें आपको संसद के समिति बनते हैं, आयोग बनते हैं, यानी कि नियम बनते हैं, जो ये राजभाषा होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए। तो जो आज के डेट में अलग अलग राज्य का अलग अलग राजभाषा है, वो अनुच्छेद आपको 344 के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद का अनुच्छेद है दोस्त 350 का क। 350 का क, ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा की सुविधाएं। ये आपको जो मातृभाषा होता है, प्राथमिक स्तर मतलब होता है आपको 12 साल से कम की अवधि होती है। तो उस अवधि में जो आपको प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, ये अनुच्छेद आपको 350 में हम लोग को मिलता है। 350 के अंतर्गत ही हम लोग को मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा मिलता है। ये तो और ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास के लिए निर्देश। अभी जो हिंदी भाषा का विकास के लिए जोरों शोरों पे काम चल रहा है, जो आपको अनुच्छेद जो है 351 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 352 जो है दोस्त आपात उद्घोषण का प्रभाव है, यानी कि आपातकाल जो परिभाषा है, आपातकाल जो होता है, आपातकाल का जो घोषणा किया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर दशा में उपबंध। यदि राज्य में किसी भी कारणवश संवैधानिक तंत्र यानी कि विफल रहेगा, यानी कि राज्य का कानून व्यवस्था सही नहीं चलता है, उस कारण उस टाइम में केंद्र जो है राज्य का कानून चलाता है। ये आपको अनुच्छेद 356 में देखने को मिलता है। उसके बाद का अनुच्छेद जो है दोस्त, अनुच्छेद आपको 360, ये वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। किसी कारणवश यदि वित्तीय आपात होता है तो उसका क्या करना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, उसको कैसे उभरना चाहिए, ये जो वित्तीय आपात के बारे में वर्णन है आपको अनुच्छेद 360 में। अब ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया दोस्त, ये 368 बार बार पूछा गया है एग्जाम में। अनुच्छेद 368 ये है भारतीय संविधान के संशोधन की शक्ति संसद को है, पता रखिएगा। यदि भारतीय संविधान में कोई चीज को संशोधन करना है, कोई नियम बनाना है, कोई नियम में संशोधन करना है, परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत करते हैं, और ये आपको बार बार एग्जाम में आते हैं। उसके बाद का जो अनुच्छेद है 377, ये भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में बात किया गया, महालेखा परीक्षक के उपबंध के बारे में बात किया गया। उसके बाद का जो दोस्त आपको अनुच्छेद है 378, जो लोक सेवा आयोग के बारे में बात किया गया, यानी कि यूपीएससी के बारे में बात किया गया। ये हमारे इतने इम्पोर्टेंस अनुच्छेद थे जो हमारे इस एपिसोड में, ये मेरा 5वां पार्ट था अनुच्छेद का।
जो 395 में से जितना इम्पोर्टेंस अनुच्छेद था ये हम 5 पार्ट में कवर कर लिए हैं। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड हो चुका है, ये 5वां पार्ट है। इस पार्ट को भी आप 2 बार देख लीजिएगा, और पिछले वाला जो 4 पार्ट अपलोड है उसको भी हमारे चैनल के होम पेज पे जाकर के उसको 2 बार देख लीजिएगा, और आपको हमेशा के लिए ये अनुच्छेद वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में जो पूछा जाता है हमेशा ऐसे पूछा जाता है, और वो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सही करके आएंगे। अनुच्छेद वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। यदि एक बार में याद नहीं होता 2 या 3 बार आप वीडियो को जरूर देखिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।